मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से जनता के प्रतिनिधि जिन्हें कहा जाता है उन सांसदों के क्या विचार हैं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर। जिस समय कैथरीन इस पुस्तक को लिख रही थी उस समय हुई संसद में चर्चाओं के ऊपर भी उनका ध्यान था। इससे पता चलता है कि अपने काम को कितनी सजगता और ईमानदारी के साथ उन्होंने अंजाम दिया होगा इस पुस्तक को लिखते समय। तो अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और आज के एपिसोड में जानेंगे कि उन कवि जिन्हें नोबेल पुरस्कार तक से सम्मानित किया गया है उनके क्या विचार थे बाल विवाह और महिलाओं को लेकर, और साथ ही साथ मंदिरों में किस तरीके से देवदासी प्रथा के जरिए किन चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज से हम इसका चौथा अध्याय शुरू करेंगे जो है जल्दी विवाह जल्दी मृत्यु। हिंदुओं के निष्फल जीवन चक्र को कभी कभार उत्तर के लोगों की कठोर आवाज भंग कर जाती है। इस विषय में उनकी रुचि बहुत कम रहती है, फिर भी जब उनकी आवाज आती है तो उसमें ठेठ बुद्धिमता होती है। एक नवाब सर साहबजादा अब्दुल कय्यूम हैं, जिनके नाम से ही पता चलता है कि वे मुसलमान हैं। उन्होंने सुदूर के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का पक्ष लेते हुए कहा, फुटनोट 1, लेजिस्लेटिव असेंबली 1925 वॉल्यूम 6 पृष्ठ 571 और 572। अब क्या कहा ये सुनिए। मैं केवल इस विषय के व्यावहारिक पक्ष में कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। देश के उस हिस्से में जहां मैं रहता हूं बाल विवाह नहीं होते हैं, इसलिए इस बिल का हम पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे विचार से इसका सही इलाज होता कि पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी विवाह की एक खास आयु निश्चित कर दी जाती। तो सोचिए उस वक्त भी कितनी परिपक्व सोच के साथ ये सांसद संसद में बहस को जारी रख रहे थे। सिर्फ स्त्रियों की जो विवाह योग्य उम्र है उसको बढ़ाने से मसला हल नहीं होता, पुरुषों की भी एक विवाह योग्य उम्र तय की जानी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि देश इसके लिए तैयार है। खैर, अब यह विचार करें कि कौन मुकदमा करेगा, कौन जांच करेगा और कौन गवाही देगा और कौन फैसले को लागू कराएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कानून बना देना और उसको लागू करवा देना दो अलग अलग बातें हैं। इसके बाद दूसरी कठिनाई यह है कि आप एक युवा जोड़े को विवाह की अनुमति देते हैं, उन्हें साथ रहने की अनुमति देते हैं और उन्हें सहवास करने की अनुमति देते हैं। फिर आप उन्हें इस आधार पर कानून के द्वारा रोकेंगे कि अभी उनकी उम्र सहवास के योग्य नहीं हुई है। ठीक है, मान लिया कि यह कानून पास हो गया और युवा दंपति को सहवास करने से रोक दिया गया है। फिर भी मुझे लगता है कि ये होगा कि ऐसा अधिकतर मामलों में आप युवाओं को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन जब तक आप लोगों की कम आयु में विवाह करने की अनुमति देते रहेंगे तब तक ऐसे कानून को लागू करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है जो उसके निजी जीवन में दखल है। आखिरकार अनेक सदस्यों ने माना कि कानून बनने के बाद भी उसको अमल में नहीं लाया जाएगा और बाल पत्नियों के साथ वही व्यवहार होता रहेगा जो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां कहेंगी और जो पति के धर्म सम्मत अधिकार के तहत होगा। तो यहाँ पर संसद से बने गए कानून के आधार पर नहीं बात की जा रही है, धर्म सम्मत कानून की बात की जा रही है। किंतु हिंदुओं की इन सारी बहस से सामान्य धारणा ये प्रकट होती है कि सामाजिक सुधार के लिए कानून बनना जरूरी है। हालांकि उन पर अमल करना मुश्किल है। वह समाज पर एक शैक्षिक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन उसका बन जाना ही लाभदायक है। एक भारतीय नेता कहते हैं, लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए, उनको उस मार्ग पर चलना चाहिए जो मैंने उन्हें दिखाया है। ये कहने के बाद वह समझता है कि बस उसका काम हो गया। मद्रास के ब्राह्मण सदस्य दीवान बहादुर टी रंगाचारी के विचारों से भी पहले उद्धृत किए जा चुके हैं। सहमति रखने वाले लोग ही हैं। उन्होंने बिल में संशोधन का प्रस्ताव रखने वाले एक असेंबली सदस्य को संबोधित करते हुए कहा, फुटनोट 2, लेजिस्लेटिव असेंबली 1925 वॉल्यूम 5 पार्ट 3 पृष्ठ संख्या 2847। क्या मैं माननीय सदस्य से पूछ सकता हूं कि वह इस सदन से बाहर कितने मंचों पर इस विषय में बोले हैं? विद इन ब्रैकेट एक आवाज में कभी नहीं। क्या उन्होंने कभी अपने प्रांत में भी इस बाबत सभा की है और क्या अपने लोगों को इन सुधारों के महत्व के बारे में समझाया है? महोदय, आपके लिए अपील करके लोगों के समर्थन और सहयोग से इस स्थिति का लाभ उठाकर कानून को पास करा लेना आसान है, लेकिन आपके लिए अपने देश में स्त्री पुरुषों के बीच जाना और उनको समझाना इतना आसान नहीं है।
तो बहुत अच्छी चीज के ऊपर इन्होंने फोकस किया है इस बहस के जरिए कि कानून बना देना अलग बात है, लेकिन लोगों के बीच में जा जाकर उनको इस कानून को लेकर एजुकेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है। और एक बुद्धिजीवी का यही काम होता है, लगातार बहस को जारी रखना। इस प्रकार काउंसिल में लोग जिम्मेदारी का भार एक दूसरे पर डालते हैं। जैसे भिखारी अपना ठिकाना बदलता है, कोई कहता है ये सिर्फ ब्राह्मण ही हैं जो कम आयु में अपनी लड़कियों की शादी करते हैं। इसी तरह कोई कहता है ये प्रथा सिर्फ निम्न जातियों में ही पाई जाती है, और कोई अन्य कहता है हर हाल में समय पूर्व जल्दी विवाह की बुराइयों का वर्णन अति रंजनापूर्ण ज्यादा है। मतलब बाल विवाह की बुराइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, इसलिए उनमें दखल देना मूर्खतापूर्ण है। और बाल पत्नियों की सुरक्षा का जिम्मा सामाजिक तथा धार्मिक सुधार समितियों को सौंप दिया जाना चाहिए। तो कितनी अच्छी बात कही है। जो समाज में किसी तरह का कोई सुधार चाहना नहीं चाहते हैं, और जो धार्मिक संस्थान, जो धार्मिक सुधार समितियां हैं, वो भी किसी तरह के फेरबदल को पसंद नहीं करती हैं, उन्हीं को बाल पत्नियों की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक लोगों के बदलते रंगों से दूर, जहां वे प्रगति के बारे में आभासी दावे करते हैं, जब हम कोरी वास्तविकता की ओर जाते हैं तो हमें सदमा लगता है। भारत की ताजा जनगणना कहती है, फुटनोट 3, सेंसस ऑफ इंडिया 1921 अपेंडिक्स 7। तो ये जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जिक्र जो है हमने क्रिस्तोफ जाफरेलोव की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण में भी किया था। लेकिन उसमें क्रिस्तोफ जाफरेलोव ने सिर्फ महाराष्ट्र में हुई जनगणना का ही ब्यौरा प्रस्तुत किया था, और हिंदुत्व में सावरकर ने भी इस जनगणना का जिक्र किया है, जिसके तहत सावरकर ने कहा है कि अंग्रेजों ने हिंदुओं को ये अधिकार दिया था कि यदि वे चाहें तो आर्यन के तौर पर जातिगत जनगणना में सहयोग कर सकते हैं। लेकिन सावरकर ने इसकी सख्त मनाही करी कि अभी जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, या हिंदू फोल्ड के तहत ये लोग सबको नहीं ले लेते हैं, तब तक अपने आप को आर्यन कहने से बचना चाहिए ब्राह्मणों को। इन सभी चीजों का जिक्र जो है इन पुस्तकों की पाठन के दौरान मैंने किया है। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं इन वीडियोस को। तो ये जनगणना जो है कैथरीन मेयो ने भी यहाँ पर दी है, मेंशन की है। व्यावहारिक रूप से ये माना जा सकता है कि प्रत्येक स्त्री रजस्वला वाला होने पर या उसके बाद ही विवाहित होती है, और इसलिए हर स्थिति में रजस्वला वाला होने के साथ ही सहवास भी शुरू हो जाता है। महत्व का अनुभव इसी से हो जाता है कि भारत में लगभग प्रत्येक पीढ़ी 32 लाख बाल माताएं प्रसव के दौरान मर जाती हैं। 32 लाख, 2-4 नहीं, लाखों में यह आंकड़ा है। फुटनोट 4, लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट 1922 वॉल्यूम 3 पार्ट 1, पृष्ठ संख्या 882। जो भारत, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटिश साम्राज्य में विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या से भी ज्यादा है। युद्ध में मारे गए शहीदों को हम कितना सम्मान देते हैं, उनको बार बार याद करते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा तादाद में अकेले भारत में औरतें मर जाती हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई सम्मान नहीं, कोई ध्यान नहीं। सोचिए, यही आंकड़ा यदि पूरी दुनिया से जुटाया जाएगा तो कितना ज्यादा होगा। जबकि भारत की आबादी का औसत शारीरिक कद अंतर्राष्ट्रीय सूची में सबसे नीचे है। पुनः संविधान सभा पर आते हैं। फिर उत्तर भारत से ही एक सदस्य बोलता है कि जो सफेद दाढ़ी मूंछ वाला, लंबा, सीधा, दुबला पतला और ताकतवर, लोहे जैसा सख्त जमींदार है तथा अपने आसपास बैठे दक्षिण के लोगों से अलग है, जब वे बोलता है तो दूसरे उसका मजाक उड़ाते हैं। यह व्यक्ति पंजाब के एक वृद्ध सिख योद्धा सरदार हीरा सिंह बराड़ थे, जिन्होंने कहा, इन्होंने जो बात बोली वो तर्क सम्मत थी, इसलिए सब लोग इनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। फुटनोट 5, लेजिस्लेटिव असेंबली 1925 वॉल्यूम 5 पार्ट 3 पेज 2829 से 2831 तक। अब सरदार हीरा सिंह बराड़ क्या बोलते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। महोदय, मेरा विचार है बाल हत्याओं को रोकने का सही हल यह है कि इस तरह के बच्चे पैदा करने वाले उनके माता पिताओं की पिटाई की जाए। इसी तरह हमारे बहुत से मित्र भी थप्पड़ खाने लायक हैं।
जो स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए हमेशा विवाह की आयु बढ़ाने का विरोध करते हैं। क्या ये पाप नहीं है कि 9 या 10 वर्ष की बेबी और 10 वर्ष के लड़के को पति पत्नी कहते हैं? तो यहाँ पर इन्होंने 10 वर्ष की बच्ची के लिए सही और एप्रोप्रिएट शब्द बेबी का इस्तेमाल किया है। वो बच्चियां ही होती हैं, स्त्रियां नहीं होती हैं। ये शर्मनाक है। आवाजें नहीं नहीं मतलब कि ये शर्मनाक बिल्कुल भी नहीं है। ये बैठे पार्लियामेंटेरियंस की आवाजें हैं। यह इस पीढ़ी के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। 9-10 वर्ष की लड़कियां जो स्वयं बच्चियां हैं, गुड़ियों से खेलने की बजाय पत्नियां बनकर बच्चों की मां बन जाती हैं। सबसे अहम मुद्दे की तरफ सरदार हीरा सिंह बराड़ जो हैं वो ध्यान दिला रहे हैं। वे लड़के जिन्हें स्कूल जाकर पढ़ना चाहिए, वे अपने आधा दर्जन लड़के लड़कियों का परिवार संभाल रहे हैं। मैं ऐसे समाज में रहना पसंद नहीं करता। मैं ऐसे समाज पर शर्म महसूस करता हूँ जिनमें न कोई पुरुषत्व है और न कोई नारीत्व है। असल मुद्दा तो यही है। यहाँ पर औरतें भी जो है ना वो गलत नारीत्व यानी कि फेमिनिज्म पढ़ती हैं और पुरुष भी गलत पुरुषत्व यानी कि मैनहुड पढ़ते हैं। मुझे स्वयं पत्नी के रूप में एक 12 साल की छोटी लड़की के साथ समाज में जाने में शर्म महसूस होगी। हम सब बातें करते हैं, बातें और सिर्फ बातें, एक बार नहीं सैकड़ों बार। पर इन बातों से क्या हुआ? हमारी बातें सदन में ही छोड़ देते हैं और सारी बातें मंच पर ही छोड़ देते हैं। घरों में कुछ नहीं ले जाते हैं, इसीलिए कुछ भी नहीं होना है। स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ राष्ट्र की बुनियाद होते हैं। हम सब जानते हैं कि माता पिता स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। हमें सक्षम बनने के लिए दीर्घ जीवन जीना होगा, पर इसके लिए बाल विवाह को रोका जाना जरूरी है। लेकिन जल्दी शादी करना और जल्दी मर जाना ही हम भारतीयों का आदर्श बन गया है। तो सरदार हीरा सिंह बराड़ जी बिल्कुल सही बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि गलत परंपराओं को ही हम ढो रहे हैं और उनको ही महिमा मंडित कर रहे हैं। गलत संस्कार ही हमारे अंदर डाले गए हैं शुरू से, और हम अपने धर्म के रक्षा के लिए इनको बदलना नहीं चाहते हैं। भारतीय व्यवस्थापिका में भारतीय सदस्यों के बीच होने वाली बातचीत से जो तथ्यों का पता चल जाता है, किंतु जब एक कवि उन सच्चाइयों को विदेशियों के चरितार्थ रखने के लिए शब्दों का अंबार खड़ा करता है तो उसका स्वरूप काफी बदल जाता है। अब वो कवि कौन है ये जानिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने हाल के एक लेख द इंडियन आइडल ऑफ मैरिज में कहा है कि बाल विवाह एक उन्नत आत्मा का फूल है। वे जाति के उत्थान के लिए काम वासना और सांसारिकता का परम ज्ञान पर विजय है। उनकी बात का तार्किक रूप से ये निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय स्त्रियों को अगर नियंत्रण में रखना है तो उन्हें रजस्वला होने से पूर्व ही विवाह बंधन में बांध देना चाहिए। उनके मूल शब्द ये हैं, फुटनोट 6। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने किस तरह का आर्टिकल लिखकर क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है ये भी पता चलता है। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि बहुत विद्वान माने जाते हैं, उनकी जो है गणना दुनिया के बहुत विद्वान लोगों में की जाती है, इंटेलेक्चुअल्स में की जाती है। उनके कितने घटिया विचार हैं ये जानिए। फुटनोट 6 पहले पढ़ देती हूँ। द बुक ऑफ मैरिज के सर्लिंग हरकोर्ट, ब्रांड एंड कंपनी, न्यूयॉर्क, 1926, पेज 112। अब उनके शब्द सुनिए। उनके मूल शब्द ये हैं, इच्छा प्रकृति की सर्वाधिक बलवती ताकत है जिसके साथ भारत की विवाह समस्या के समाधान का युद्ध हुआ, इसलिए इस पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था। विशेष उम्र होती है जब लड़के लड़की के बीच यौन आकर्षण चरम पर पहुंच जाता है। इसलिए यदि सामाजिक इच्छा के अनुसार विवाह होता है, विद इन ब्रैकेट न कि निजी पसंद के अनुसार, तो वह उस खास आयु से पहले ही कर दिया जाना चाहिए। भारत में बाल विवाह की प्रथा इसी कारण से बनी। तो अब यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के लिए, श्रोतागण मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इस बात को बताएंगे कि आपको क्या लगता है, आपके घर में पल रही 9-10 साल की बच्ची कामुकता के बारे में सोचती होगी, वो हमेशा सेक्स के बारे में सोचती होगी? आप मुझे बताएंगे। जनरली लड़कियों के पीरियड्स की जो उम्र होती है वह 9 साल से लेकर 13 साल के बीच में मानी गई है। पहाड़ी इलाकों पर या सर्द इलाकों पर यह 14 से 15 साल भी हो सकती है। लेकिन 8-9 साल की बच्ची क्या सोचती है, ये उनसे बातचीत करके मुझे जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि एक स्त्री का विवाह उसके स्त्री होने से पहले ही हो जाना चाहिए।
इस तरह का विचार उस लेखक के दिमाग से आया है जिसकी आधुनिक भारतीय लेखकों में व्याप्त ख्याति है, जो बतेरे घने इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। ये उनके शब्द हैं। वे हमें अपने इस विचार से सुझाव देना चाहते हैं कि हम पश्चिम के भौतिकतावादी विचारधारा के लोग अगर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में केवल उन शब्दों पर विश्वास कर लें जिसमें भारत के दिन प्रतिदिन के जीवन का दावा किया जाता है, तो हम धोखा खा जाएंगे। अब तक मैंने केवल विवाहित बच्चों के विषय में लिखा है। भारत में वेश्यावृत्ति के सामान्य विषय पर लिखने की जरूरत इस किताब में नहीं है, पर उसकी वास्तविक स्थिति को जानने के लिए उसके कुछ विशेष पहलुओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। एक तो प्रकाश इसी बात से डल गया कि जो बाल पत्नियां होती हैं उनका किस तरीके से मैरिटल रेप किया जाता है। और दूसरा जो है, अब सुनिए, देश के कुछ भागों में विशेषकर मद्रास प्रेसिडेंसी और उड़ीसा में हिंदुओं में एक प्रथा प्रचलित है जिसमें उनके माता पिता देवताओं की कृपा हासिल करने के लिए ये मन्नत मांगते हैं कि वे अपना अगला बच्चा अगर लड़की होती है तो देवता को दान कर देंगे। कभी कभी विशेष रूप से सबसे सुंदर बच्ची को भी, जिसे वे किसी कारण घर में रखना नहीं चाहते हैं, मंदिर को भेंट कर देते हैं। तो गरीबों के पास कोई चॉइस नहीं है अपनी लड़कियों की ही बोली लगाने के। इस प्रथा के अनुसार उस नन्ही जान को मंदिर की उन स्त्रियों को जो खुद भी इस प्रथा के तहत मंदिर में लाई गई थी, नाचना गाना सिखाने के लिए सौंप दिया जाता है। बहुत 5 वर्ष की आयु तक ये काम की मान ली जाती हैं और वे पुजारियों की हवस मिटाने वाली वेश्या बन जाती हैं। बाद में यदि वे जीवित रहती हैं तो नित्य मंदिर पूजा में नाच गाकर सेवा करती हैं। मंदिर के बाहर बने घरों में जहां मंदिर में दर्शन करने आने वाले पुरुष श्रद्धालु ठहरते हैं, कुछ पैसे लेकर उनके उपयोग के लिए वे विद इन ब्रैकेट ऐसी लड़कियां हमेशा उपलब्ध रहती हैं। एक खूबसूरत ढंग से सजती सवरती हैं। कभी कभी उन्हें देवताओं के आभूषण भी पहना दिए जाते हैं और वे तब तक सक्रिय रहती हैं जब तक उनका सौंदर्य फीका नहीं पड़ता है। तो मंदिरों का ये जिक्र है, मंदिरों में वैश्यालय खुले रहते हैं। इस हिसाब से यदि आप सोचें तो उसके बाद उन पर देवता की छाप लगाकर जिसके मंदिर में वे रह चुकी हैं, खर्च के लिए कुछ पैसा देकर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद वे भिखारी बनकर जीविका चलाती हैं। उनके माता और पिता उनकी जाति और वर्ग में चाहे उच्च हो या संभ्रांत, इस तरह की लड़कियों को छोड़ देने के बाद भी समाज में आदर से देखे जाते हैं। तो हमेशा गरीबी और अपमान और जिल्लत झेलने वाले माता पिता जो हैं, स्वेच्छा से लड़कियों का दान कर देते हैं। देवदासी के तौर पर लड़कियों का दान कर देने की एवज में उन्हें जो है आर्थिक सुविधाएं और लाभ मिलता है और इज्जत भी मिलती है जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली होती। इस तरह के कार्य को उनकी सम्मानित प्रथा माना जाता है। इस प्रथा के तहत रहने वाली लड़कियों की एक पृथक जाति बन जाती है और ऐसी सभी स्त्रियों को देवदासी अर्थात देवताओं की वैश्या कहा जाता है और वे मंदिर की शान मानी जाती हैं। फुटनोट 7 देखिए, द गोल्डन बाउल, J.G. फ्रेजर, मैकमिलन एंड कंपनी, लंदन 1914, एडोनिस एटिस वसिसिस वॉल्यूम्स 1, पृष्ठ 61 to 65। इससे पता चलता है, इन सब चीज़ों का जवाब जो है ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या देवालय जो है वो वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं इस तरीके से देवदासी प्रथाओं के चलते? और इस बाबत एक फिल्म भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, स्मिता पाटिल स्टारर गिद्ध। उसमें इसी प्रथा को लेकर इस फिल्म को बनाया गया है कि जब जो लड़कियां देवदासी बनाई जाती हैं उसके बाद जब वे फेंक दी जाती हैं मंदिर के बाहर, उनकी क्या स्थिति होती है, किस तरह का अपमान उन्हें झेलना पड़ता है। और उसमें स्मिता पाटिल जो हैं चिन्नम्मा का किरदार निभाते हुए इस प्रथा के विरुद्ध लड़ती हैं और फाइनल जो आउटकम है वो क्या निकलता है, ये सब कुछ आप इस फिल्म के जरिए, गिद्ध मूवी के जरिए देख सकते हैं। यूं तो 1982 में 1982 में कर्नाटक में देवदासी प्रथा हमेशा के लिए खत्म कर दी गई थी और 1988 में आंकड़ों के माने तो आंध्र प्रदेश में भी ये खत्म कर दी गई थी। लेकिन
2013 के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट बताती है कि उस समय भी, मतलब 2013 में रिपोर्ट आने तक भी देश में 4,50,000 देवदासियां मौजूद थीं। अब ये आंकड़ा कितना आगे तक बढ़ा या कम हुआ, इस बाबत मैंने अभी तक कोई सर्च नहीं की है। ये काम वैसे आप लोग भी कर सकते हैं। तो एक साइट है जिसका जिक्र मैं कर देती हूँ, जहाँ से मैंने ये आंकड़ा उठाया है। वो है yourstory.com। मनशेष नल द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है, जहाँ से मैंने ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट लेकर आप लोगों को सुनाया है। और वहाँ पर एक वीडियो का भी जिक्र किया गया है, जो 2013 में भी आर्टिकल जो है 27 अप्रैल 2017 का है, और उसमें एक वीडियो का जिक्र है जो 5 साल पुराना है। और उसके तहत पता चलता है कि देवदासी ही नहीं, देवदास भी बनाए जाते थे। तो स्त्री और पुरुष दोनों का शोषण होता था देवदासी प्रथा के तहत। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, और अगली वीडियो में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी और ज़्यादा फैक्ट्स के साथ। लेकिन आप लोग भी प्लीज़ मंथन जारी रखिए, और यदि संभव हो तो थोड़ी रिसर्च मेरे बिहाफ पर भी कर लिया कीजिए। सब काम मेरे ऊपर मत छोड़िए, क्योंकि बुक रीडर की एक लिमिट होती है और मेरी भी एक लिमिट है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।